हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे ये कंटिन्यूस अपडेटेड रहेगा, ये हम मेक श्योर करेंगे। ठीक है। अभी लास्ट हमने वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, सेफ वर्किंग प्रोसीजर, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। So in this chapter we will look on that कि how to do work safely in the engine room and how to use tools and what action we will take and what safety we will follow during the any kind of emergency while working in engine room or in a bad weather or electrical appliance or in a hot work on a hot work. So these things we will look into in this chapter. So first line is, what is safety is matter of attitude whereas accident is an outcome of negligence or habit। कहना क्या चाहते हैं, सेफ्टी किसका है, आपके एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बट एटीट्यूड लोग गलत वे में लेते हैं। एक्चुअली में एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। एक लोग है, द फर्स्ट पर्सन लुक एनी ऑयल लीकेज बाय ड्रॉपलेट टाइप ऑयल लीकेज एंड ही इग्नोर कि लेट इट बी एंड विल लुक आफ्टर लेटर। बट and one person second person has come and see the leakage of droplets from the pipes. He is immediately take a dip tray and put it under the leakage, right? So this is the matter of negligence, this is the matter of outcome। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, आपका दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, अरे थोड़ा सा ही तो लीकेज हो रहा है ना। तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है मामला, वहीं पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपकी एक अच्छी आदत होनी चाहिए। अच्छी आदत मतलब हेलमेट लगाने की आदत, गॉगल पहनने की आदत, कहीं पे आप काम कर रहे हैं वहाँ सेफ्टी फॉलो करने की आदत। अगर सही आदत है, पीपीई फॉलो करते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा ये नहीं हो सकता, एक्सीडेंट होंगे। बट जो उसके आउटकम है, उसके जो हजार्ड है, जैसे हेलमेट नहीं पहने आप तो सर फूटने के बजाय हल्की सी खरोच आएगी अगर हेलमेट पहने हैं तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि पीपीई पहन लिए तो अमर हो गए, अब कुछ हो नहीं सकता, एक्सीडेंट हो नहीं सकता। एक्सीडेंट विल रिमेन सेम, बट उससे जो होने वाला हजार्ड है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है बाय द out by the habit, by the follow the ppe personal protective gears and do not neglect any kind of unnecessary things, right? So first question is what is the safe working practices। क्या हम अपने प्रैक्टिस में लाएं कि हम सेफली वर्क कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहने जिसमें बॉयलर सूट, सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी गॉगल, ईयर मफ, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस होता है। और भी है पीपीई, बट अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग काइंड ऑफ पीपीईज होते हैं, राइट? जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं उसको करेक्टली यूज करें, उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। जहां भी काम करें उस एरिया को बैरिकेड करके रखें। वर्किंग एरिया जो भी है वहां पे वार्निंग नोटिस लगाएं। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट आपके काम कर रहे हैं, पावर टूल हो, न्यूमेटिक टूल्स हो, मतलब पावर टूल्स मतलब न्यूमेटिकली चल रहा हो, इलेक्ट्रिकली चल रहा हो या हाइड्रोलिकली चल रहा हो, इन सभी इक्विपमेंट्स को प्रॉपर चेक करें। प्रॉपर उसके प्रेशर, उसके इलेक्ट्रिकल करंट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कनेक्शंस जहाँ पे भी हैं उसको टाइट रखें, कोई भी वायर कटा ना हो। न्यूमेटिक लाइंस में प्रॉपर जुबली क्लिप से टाइट रखें। वेल्डिंग कर रहे हैं, प्रॉपर पीपीई लें, एरिया बैरिकेड करें। दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक अ गुड प्रैक्टिसेस, राइट? while working near a machinery बी केयरफुल। अगर कोई मशीन चल रही है उसके आप नियर अबाउट काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सो यू हैव टू मोर केयरफुल बिकॉज ऑफ एनी टाइम ऑफ मशीन फेल्योर और एनी काइंड ऑफ ignorance, any kind of like ध्यान नहीं देना, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, मशीन भी डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग एनी मेंटेनेंस वर्क, क्लीन एरिया एंड कीप ऑल द टूल एट देयर प्लेस। जो भी सामान आप, जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, यू आर गोइंग टू यूजिंग, make sure after completion of work that tool will be at their places and all the areas should be cleaned properly, okay? This is the actually GPR work. GPR has to do this, and actually not about GPR.
every person, whoever is working in the ship or your home, if you are doing anything, after that clean out that area, put all the tools, utensil or anything you are using, just put it back at their places, right? Clean the area and maintenance timely maintenance you have to do timely. Otherwise, if you will not maintain timely, it may be failure of machinery anytime, it may be the cause of accident anytime. So you have to maintain your machines timely, routinely, but like you are also going to service your bike timely. Otherwise, anytime it can be stop running, stop your engine, or seize your engine, or heating, or loss of pollution. So many things are there. So timely maintenance is required. Without permission, do not touch any machinery. Means what? Without permission, do not touch any machinery is very important. Because suppose simple wall we are talking about, if it's of if it's it of fuel line wall, if mistakenly you are going to close that wall, what will happen? The fuel will go stop to going to engine, and the result is what? Maybe engine stop suddenly, or loss of rpm, and maybe major accident will happen due to the single wall. So make sure, do not operate, do not touch any machinery without the permission. Without proper work permit, do not work. Work permit is very important. What is work permit? The work permit is the written permission to do work, any kind of. There are four type of permit, we will discuss later. Very important, that is also. What are the hazards while working in the engine room? There are so many types of hazards in the engine room, like mechanical hazard. What about mechanical hazard? Mechanical hazard is like a moving object hitting a person, tool, ship, injured person. What kind and what kind of accident can happen? You can see the Final Destination, all the chapters is very dangerous. You can see in that picture silly mistakes, silly objects, silly tools, what can do with us, right? So we make sure while working in the engine room or anywhere, you have to be careful, you have to be attentive, you have to be with the good attitude and habit. Do not negligence anything, right? So mechanical object, suppose any pulley drive is rotating, pulley घूम रहा है, बेल्ट घूम रहा है, आपने उसके पास में स्पैनर रख दिया, maybe it can be comes into contact with the belt and it's strike to us, right? So वो हमें इंजरी कर सकता है. ऑल द गार्ड शुड बी फिटेड प्रॉपरली. जितने भी गार्ड हैं, जैसे आपके ड्रिल मशीन पे गार्ड लगा हुआ है, बेल्ट गार्ड, ग्राइंडर पे व्हील गार्ड लगा हुआ है, लेथ मशीन पे गार्ड लगा हुआ है, गियर गार्ड है, पुली गार्ड है, बेल्ट गार्ड है, फ्लाई व्हील गार्ड है. तो ये गार्ड्स किस लिए लगा होता है? ताकि आपके जो बेल्ट टूटे वो आपको इंजर्ड ना करे. जो आपका बेल्ट टूट रहा है इन केस ऑफ, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है, बेल्ट भी वर्क करते करते टूटेगा. तो जैसे ही वो टूटे वो आपको इंजर्ड ना करे, या कोई इंसान या कोई पार्ट, मतलब लाइक कोई पार्ट, बॉडी पार्ट या क्लॉथ्स आपके मूविंग पार्ट्स के कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए गार्ड्स लगे होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ हजार्ड्स कम्स अंडर द मैकेनिकल हजार्ड्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल हजार्ड? इलेक्ट्रिकल हजार्ड, अगर समवन हैविंग अ लाइक कम का कांटेक्ट अंडर द लाइव करंट सर्किट, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, किसी को झटका लग रहा है, वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आ जाएगा. वो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड, वो एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है. दोनों हजार्ड्स आर कम्स अंडर, बोथ हजार्ड्स आर कम्स अंडर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स. थर्मल हजार्ड्स क्या होता है? हीट. थर्मल मीन्स व्हाट? हीट. अब हीट हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. आप कंटिन्यू आइस को भी होल्ड करके नहीं रख सकते, आप कंटिन्यू एक हॉट पॉट को भी, गर्म बर्तन को भी होल्ड करके नहीं रख सकते. तो बोथ आर डेंजरस फॉर अस, राइट? बोथ आर डेंजरस फॉर अस. सो कोल्ड बर्न भी होता है और हॉट बर्न भी होता है. सो मेक श्योर कि किसी भी तरीके से आप किसी भी हॉट वर्कपीस, हॉट मशीनरी, हॉट पाइपलाइन, हॉट एरिया के कांटेक्ट में ना आए.
क्या क्या हॉट हो सकता है, किससे किससे थर्मल हजार्ड हो सकता है। सबसे पहला तो आपका बॉयलर है, इंजन है, साइलेंसर आपके बाइक्स में होता है, आप उससे जल जाते हो। उसी तरह इंजन चल रहा है, जनरेटर इंजन चल रहा है, उसके भी एग्जॉस्ट गैस निकलेगी, उसके कांटेक्ट में आ सकते हो। स्टीम बन रहा है, बॉयलर चल रहा है, स्टीम लाइन पाइप लाइन्स के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। मोटर भी चलते चलते काफ़ी हीट हो जाती है, इतनी हीट हो सकती है कि आप उस पर हाथ रखें तो जल सकते हैं। तो देर आर अ हॉट सरफेस एग्जाम्पल। एंड कोल्ड सरफेस कहाँ हो सकता है, रेफ्रिजरेशन रूम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसमें आपका कोल्ड बर्न भी हो सकता है। केमिकल हजार्ड कौन कौन से होते हैं, हम लोग शिप पे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं जिसकी वजह से क्लीनिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। तो केमिकल जो भी हम लोग यूज करें, इस तरीके से यूज करें कि वो हमें हजार्ड ना कर सके। वो उससे फायर भी लग सकता है, उससे आपका बर्न भी हो सकता है, एलर्जीज भी हो सकती है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपने खुद घरों में देखा होगा, पेंट यूज करते हैं, पेंट यूज करने की वजह से अगर मान लीजिए बॉडी में लगा हुआ है तो हल्की सी ईचिंग होती है, और काफी लंबे समय तक अगर पेंट आपके हाथ पे लगा रहे तो फिर एलर्जीज भी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो, अगर दूसरा एग्जांपल आप देख लो केमिकल हजार्ड का, आप घर पे हार्पिक यूज करते होगे, टॉयलेट क्लीनर, उस वो भी अगर आपके छोटे ड्रॉपलेट्स भी अगर आपके बॉडी पे आए तो अजीब सा इचिंग टाइप का होने लगता है। तो दीज आर द कम्स अंडर केमिकल हजार्ड्स। इनहेलेशन क्या है, अब इनक्लोज स्पेसेस में टॉक्सिक गैसेस होते हैं जो कि आपको जैसे ही आप स्मेल करोगे वैसे ही आप फेटल हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो, जान भी जा सकती है अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपने इनहेल कर लिया तो। नॉइस एंड वाइब्रेशन, इंजरी टू ह्यूमन हेल्थ। नॉइस कैसे हो सकता है, नॉइस की वजह से, बहुत तेज साउंड की वजह से कान के पर्दे फट सकते हैं। व्हाट अबाउट वाइब्रेशन, व्हाट अबाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की अगर बात करें तो आप कंटिन्यू अगर चिपिंग कर रहे हो या आप कोई चीज लाइक कंटिन्यूअस उसके वाइब्रेशन के कांटेक्ट में हो तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है कि जैसे आपका ऑलवेज हाथ शेक कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, हेल्थ हजार्ड है। दीज आर द हजार्ड्स कम्स अंडर इन द इंजन रूम। यू कैन यू यू विल फेस, तो मेक श्योर आपको पता चल गया कि ये हजार्ड हो सकता है, तो थोड़े सावधानी से प्रिकॉशन के साथ आपको काम करना है। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन टेक व्हाइल वर्किंग इन द इंजन रूम। इंजन रूम में भाई डू नॉट टच एनी मशीनरी, आप बिना परमिशन कोई चीज टच मत करिए। डू नॉट रन इन द इंजन रूम, इंजन रूम में इधर उधर भागना नहीं है, कंजेस्टेड प्लेस है, कहीं पे भी आप स्लिप होके गिर सकते हो, आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे गिर सकते हो, किसी पाइप से ओवरहेड वॉल से आपको चोट लग सकती है, ओवरहेड क्रेन से चोट लग सकता है, तो इधर उधर भागना नहीं है। एट एनी सिचुएशन बी काम, बी पेशेंट, इट विल हेल्प टू यू। टेक प्रॉपर वर्क परमिट बिफोर स्टार्टिंग वर्क। अब वर्क परमिट देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपने मान लीजिए अपने मन से कोई काम कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ड्यू टू इंजीनियर के पास कोई प्रूफ नहीं है, उनको पता नहीं है कि आपको बोला गया था ये काम करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, सब अच्छा अच्छा है, लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न थिंग्स ही आपको सेव कर सकते हैं कि हाँ सर मेरे पास रिटर्न परमिशन है ये काम करने का। तो वर्क परमिट रिक्वायर्ड है, आप कहीं पे भी काम करिए, 1 मिनट का भी काम करिए, यू हैव टू टेक द वर्क परमिट। पुट वार्निंग नोटिस एंड बैरिकेटिंग, बैरिकेटेड इफ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ को वार्निंग नोटिस लगाइए कि हाँ मैन एट वर्क है। बैरिकेड करिए कि अगर वहाँ पे बैरिकेड करना क्यों जरूरी है, अगर वो हजार्डस एरिया है तो वहाँ बैरिकेड करने से कोई वहाँ पे आएगा नहीं, एंड इट विल बी सेफ फॉर एवरीवन। While working on electrical appliances uses the special precaution, जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लाइक रबड़ के शूज पहनना है, रबड़ मैट नीचे होनी चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जो भी टूल्स यूज करेंगे आप इंसुलेटेड टूल्स यूज करेंगे। नो मेंटेनेंस वर्क एंड रिपेयर विच माइट अफेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर टू फायर एंड मेन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। जो भी हमारे फायरमैन सिस्टम के लिए जा रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए वाटर सप्लाई हो रही है, उसमें बिना परमिशन या बिना उसमें कोई मेंटेनेंस टास्क नहीं होगा इन एनी सिचुएशन, बट सम टाइम अगर रिक्वायर है तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट निकालने के बाद यू कैन डू द मेंटेनेंस वर्क, बट विदाउट नो चीफ इंजीनियर्स परमिशन और कैप्टन परमिशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट।
नो अलार्म आइसोलेट विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर, कोई भी अलार्म सिस्टम है अगर उस लाइन में काम करना है तो विदाउट चीफ इंजीनियर्स परमिशन यू कैन नॉट आइसोलेट, उसको बंद नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज वियर पीपी इन वर्किंग एरिया इन इंजन रूम आफ्टर accommodation, apart from your accommodation you have to put the PPE, because anywhere can happen any kind of accident, so be aware, be prepared. While working on streamline and compressed air line, shut all the possible way of steam and compressed air. जब भी स्टीम बहुत खतरनाक है, कंप्रेस्ड एयर भी बहुत खतरनाक है। जब भी आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ यहाँ से लीकेज हो सकता है, वहाँ से हमें कंप्रेस्ड एयर आ सकती है, स्टीम आ सकती है, डैमेज कर सकती है, वो हर पॉसिबल वे को बंद कर दो। परमिट क्या होता है? इट इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड रिटन परमिशन टू डू द वर्क। देखिए इसी की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो इट इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, इट्स वेरी 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 मैंडेटरी एंड रिटन परमिशन टू डू द वर्क। इट इज़ द गिवन आफ्टर टेकिंग द रिस्क असेसमेंट, चेक ऑल सेफ्टी मेजर्स। ये हमेशा तब दिया जाता है जब आप सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर लें, सारे रिस्क असेसमेंट कर लें, मतलब किस किन चीज़ों से रिस्क हो सकता है, उसे एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें फॉलो अप करने के बाद यू कैन टेक द permit. And how many types of work permit? There are four types of work permit: cold work permit, hot work permit, a loft work permit and enclosed space permit. तो MEK के ओरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द परमिट्स। ओरल जब भी आप देंगे MEK का फाइनल एग्जाम, देखिए मैं इसी वीडियो में कुछ कुछ ओरल क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि ओरल के लिए क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। बट डिटेल वीडियो में भी आप ओरल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। करेक्ट है। मैं इस हफ्ते के एंड से पहले मैं ओरल के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक। देयर आर फोर टाइप ऑफ परमिट। कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है? द एक्चुअली जितने भी मेंटेनेंस वर्क हैं जिसमें भी हीट स्पार्क एंड फायर नहीं जनरेट होती है, वो ऑल वर्क कोल्ड वर्क परमिट में आता है। नट खोल रहे हैं और नट, you are opening the nut, you are opening the bolt, you are removing any parts, you are making a gasket joint, okay, any kind of work. If you are touching the machine for the repair or maintenance or routine checkup, that is comes under cold work permit. Condition is only that there is no heat spark generate or fire generate during that work, that all the work comes under the cold work. And the written permission to do for the cold work, that is called the cold work permit. It is given by second engineer or chief engineer for 12 hours. Any maintenance repair, right? Hot work permit. Hot work permit, it is the permit to do hot work. And what is hot work? देखिए एग्जामिनर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। द एग्जामिनर विल आस्क द टू वेज दिस क्वेश्चन. First is what is hot work and second is what is hot work permit. So basically hot work is the work which produce high temperature, spark, flame or fire, is called the hot work. And the permit issue for doing that hot work, sorry, that is hot work permit. So this is the basic difference between work and permit, and it is given after the risk assessment. What is risk assessment? Risk assessment is basically what are the possible hazards, what are the possible hazard at that place, area is barricade or not, you are wearing the hot work PPEs like leather gloves, leather apron, spats, boots or not, face, you are taking the face shield or not, area is barricaded or not, one person on watch, fire watch is or not, fire extinguisher will be there or not, any like near about area free from oil and grease, near about area free from paint surfaces, surface preparation will done before doing the hot work. All these things can completed, then after you can get the hot work permit by the only by the chief engineer. There is no other person who give you the hot work permit, if or chief engineer or the master or captain, right? It is only for the 8 hours.
If you are doing the arc welding, gas welding, grinding, cutting, which is generating the spark, that is comes under hot work. A loft work permit क्या होता है? If you are working on the height, if you are working on the height, that for that, if you are getting the if you required a permit for the working on the height, that is called aloft work permit. It is given by the chief officer or captain. Especially it is taken for the chipping or painting ship side, boiler, funnel cleaning, etc. Like, okay, next. In the engine room questions, in the MEK section question, you mostly cold work permit, hot work permit and enclosed space work permit ज़्यादा पूछा जाता है. Aloft work permit भी पूछा जाता है, बट ज़्यादातर cold work, hot work and enclosed space permit. Enclosed space permit also known as the tank entry permit. Okay, टैंक एंट्री और इनक्लोज स्पेस, द बेसिकली इनक्लोज स्पेस होता क्या है? ऐसी जगह पे जहां हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, जहां हम नॉर्मल सांस नहीं ले सकते, नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकते, ऐसी जगहों को हम लोग इनक्लोज स्पेस कहते हैं. ठीक है, तो इनक्लोज स्पेस में जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? परमिट चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस प्लेस है. राइट, क्योंकि वो क्या है? डेंजरस प्लेस है. क्यों डेंजरस है? क्योंकि वहां पे जीने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर लिविंग, ऑक्सीजन, वो कम मात्रा में, कम है या नहीं है. ये सारी चीजें देखने के लिए, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हम इनक्लोज स्पेस परमिट ले सकते हैं. अब थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ही पूछा जाता है ओरल में MEK के. तो बेसिकली क्या होता क्या है? इनक्लोज स्पेस परमिट लेने से पहले हमें फिर से वही रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है. और रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपका इनक्लोज स्पेस जो है या टैंक है, वो कम से कम 24 to 72 आवर्स पहले प्रायोर वेंटिलेटेड होना चाहिए. कैसे वेंटिलेशन करते हैं? देयर आर टू वेज. एक नेचुरली है, एक फोर्सफुली है. तो नेचुरली तो आपने क्या है, ओपन कर दिया हैच कवर्स, वहां से अपना धीरे धीरे रिलीज हो रहा है. फोर्सफुली क्या है? मैनुअल. फोर्सफुली आप फैन लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन का यूज कर सकते हैं, उससे आप वेंटिलेट कर सकते हैं. एरिया वेल इनक्लोज स्पेस वेंटिलेट हो गया. देन आफ्टर यू हैव टू चेक द ऑक्सीजन लेवल एंड अदर टॉक्सिक गैस लेवल्स. If oxygen level is below 21%, you are not permitted to enter that space. If the 21% oxygen is there, then you can only enter in the tank, right? Apart from that, whoever go inside the tank, one person will be standing outside that area, because of communication is very most required. Because in case of you are having any injury or any kind of issues inside the tank, one person should be there for the watch of your वर्किंग पर्सन. राइट, तो एक बंदा वहां पे हमेशा होना चाहिए बिफोर गोइंग इनसाइड, कि आप वहां पे वॉच, वो आपसे कम्युनिकेशन करता रहे कि यू आर सेफ और नॉट एनी इशू और नॉट. राइट, आपके पास जो भी अंदर जाएगा, जो भी अंदर जाएगा उसके पास ऑक्सीजन मीटर होना चाहिए. अगर लगता है कि ऑक्सीजन परमिसिबल लिमिट 21% से कम है, तो इमीडिएटली कम आउटसाइड. सेकेंड थिंग, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एरिया बैरिकेड होना चाहिए. ऑल द टॉक्सिक गैसेस शुड चेक before entering that area. Okay, after that, and what are the hazards is there, लाइट अवेलेबल है कि नहीं है प्रॉपरली वहां पे, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हम लोग एंटर कर सकते हैं. ये भी चीफ इंजीनियर या चीफ अफसर दे सकते हैं, परमिट देंगे, और इट इज फॉर द 8 आवर्स. आफ्टर रिस्क असेसमेंट परमिट विल बी प्रोवाइडेड. व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग बैड वेदर? अगर मौसम खराब है, उस टाइम पे आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करना है? सबसे पहले तो ऑल पैरामीटर ऑफ मेन प्रोपल्शन प्लांट, जैसे अब शिप चल रही है, रोलिंग पिचिंग हो रहा है, तो जितने भी टैंक होंगे, जितने भी आपका मेन इंजन का सम्प ऑयल होगा, जनरेटर इंजन का सम्प ऑयल होगा, कंप्रेसर का है, या डीजल ऑयल टैंक है, या सर्विस टैंक है, इन सभी में क्या होगा? रोलिंग पिचिंग की वजह से प्रॉपर लेवल आप मेजर नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आपको बार बार साउंडिंग लेना पड़ेगा. ऑल ऑक्सिलरी पावर प्लांट मशीनरी शुड बी डन.
उसके बाद ऑल मशीनरी शुड बी प्रॉपर लैस्ड। जितनी भी मशीनें हैं छोटी बड़ी, अगर वो ओपन कंडीशन में है या इस तरीके से है कि वो रोलिंग पिचिंग की वजह से अपनी जगह से हिल सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो उन सभी मशीनरी आइटम को लैस्ड करना है, प्रॉपर बांध के रखना है। अदरवाइज पर्सनल इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, शिप को हजार्ड हो सकता है। उसके बाद प्रोपेलर का जो आरपीएम है वो मॉनिटर्ड होना चाहिए, बिकॉज सम टाइम क्या होता है, प्रोपेलर कभी पानी के बाहर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है। उस सिचुएशन में आप अपने शिप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में आपको आरपीएम पे प्रॉपर मॉनिटर रखना है फ्रॉम द इंजन कंट्रोल रूम। चेक ऑल द सम्प लेवल ड्यू टू बैड वेदर, शिप रोलिंग एक्टिवेटेड लो लेवल अलार्म। अब रोलिंग पिचिंग हो रहा है तो कभी ज़्यादा भी दिखाएगा हाई लेवल, कभी लो लो भी दिखाएगा, तो आपको बार बार साउंडिंग लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपको करेक्ट लेवल नहीं पता है। और लीकेजेस भी हो सकते हैं, उस लीकेजेस की वजह से उस पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे लीकेज हो रहा है उसको इमीडिएटली क्लीन करिए, या रोलिंग पिचिंग की वजह से वो फ्यूल या ऑयल या कोई भी चीज़ बाहर आ रही है, क्योंकि अगर ऑयल बाहर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फायर हजार्ड्स हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इंजरी हो सकती है। तो इस तरीके की इमरजेंसीज आ सकती है। उसके अलावा जितने वाटर टाइट डोर है मशीनरी स्पेस में उसको क्लोज रखें, क्योंकि वहाँ पे वाटर आ सकता है। स्काई लाइट्स, जिससे कि इंजन रूम में लाइट्स आती हैं, स्काई की रोशनी आती है, उसको बंद करके रखें ड्यूरिंग द बैड वेदर। करेक्ट। तो ये आपको इंजन रूम में आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन टेकिंग ड्यूरिंग द हॉट वर्क? हॉट वर्क में सेफ्टी प्रिकॉशन भैया, सबसे पहले तो आपको पीपी पहनना है। आसपास कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा रखना है ये भी एग्जामिनर बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते। सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर आपको देना है, कितना सुटेबल है, किस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर रखना। अगर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं आप, तो आपके पास CO2 एंड डीसीबी फायर एक्सटिंग्विशर में से कोई एक होना चाहिए, बट मोस्ट प्रेफरेबल इज CO2 एक्सटिंग्विशर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर होगी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, तो उस पे आपका CO2 ही वर्क करता है। आप वहाँ पे मैकेनिकल फोम यूज नहीं कर सकते। डीसीपी सेकंड ऑप्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, पाउडर है, उसके बाद आपको क्या करता है, क्लीन करना पड़ेगा, और मशीनरी आइटम को भी वो डैमेज कर सकता है। बट CO2 इज अ गैस, आफ्टर द फायर एक्सटिंग्विश इट कैन easily vaporized, right? Always wear fire resistance cloth। जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, हॉट वर्क कर रहे हैं, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ को पहनना है। वाइल डूइंग गैस वेल्डिंग चेक नो लीकेज विल बी देयर। देखिए, गैस वेल्डिंग अगर आप कर रहे हैं, जनरली ये इंजन रूम में नहीं होता है, लाइक इसके इक्विपमेंट्स इंजन रूम में नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है गैस वेल्डिंग के केस में, क्योंकि अगर गैसेस लीकेज होंगे, कहीं से भी स्पार्क होगा, तो इमीडिएटली फायर लगेगा और मेजर हजार्ड हो सकता है। ऑल वॉल्स शुड बी क्लोज आफ्टर द वर्क डन। जब भी सारा गैस वेल्डिंग की बात हो रही है कि गैस वेल्डिंग जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो सारे वॉल्स तुरंत काम होने के बाद आपको बंद कर देना है। ओके, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जब आप काम कर रहे हो तो क्या सेफ्टी लेना है, पीपीई पहनना है। सबसे पहला देखिए, पीपीई आपको पहनना हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। बेसिकली बेसिक चीज क्या है कि आपको रबड़ के इक्विपमेंट पहनने हैं, रबड़ के पीपीई पहननी है। आपका शूज रबड़ का होना चाहिए, ग्लव्स रबड़ का होना चाहिए, नीचे मैट रबड़ की होनी चाहिए। हॉट वर्क कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास लेदर का मटेरियल होना चाहिए, लेदर का ग्लव्स, लेदर का एप्रन, लेदर का शूज, राइट। अगर आप केमिकल पे काम कर रहे हैं तो लेटेक्स का मटेरियल का ग्लव्स, एप्रन और बूट होना चाहिए। अब लेटेक्स क्या मटेरियल है वो हम लोग केमिकल वाले चैप्टर में देखेंगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जो सर्जिकल डॉक्टर्स को देखा होगा ग्लव्स पहनते हुए, वो थोड़ा सा प्लास्टिक एंड रबड़ का मिक्सचर होता है, इसीलिए उसको वो स्किनी भी होता है, तो इसलिए हम लोग केमिकल के लिए लेटेक्स ग्लव का यूज करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो पीपीई की बात होगी। इफ वाटर एंड केमिकल इज स्पिल्ड ऑन द केमिकल, शट ऑफ मेन सप्लाई। अगर ऐसा कुछ होता है कि पानी गिर जाए, केमिकल गिर जाए, स्पिल हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, सबसे पहला काम करना है आपको मेन सप्लाई बंद करना है।
इफ वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मेन स्विच शुड ऑफ एंड फ्यूज रिमूव्ड एंड यूज लोटो लॉक आउट एंड टैग आउट। ये क्या होता है भाई? एमसीवी होती है, एमसीवी को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें एक पैडलॉक लगाते हैं ताकि कोई और उसे ऑन ना कर दे वाइल यू आर वर्किंग ऑन एनी अदर मशीन। अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, उसमें आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फ्यूज निकाल के अपने पास रखिए, किसी भी भरोसा मत रखिए, सिर्फ अपने पास रखिए। जब आपका काम हो जाए आप खुद जाके लगाइए, क्योंकि इन केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका काम अभी चल ही रहा है, आपने अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को, अपने सुपीरियर को अपने पैडलॉक की चाबी दे दी, लोटो का आपने की दे दिया, फ्यूज दे दिया, और अब यू थिंक कि आपका काम खत्म होने वाला है, बट इनी सिचुएशन आपका काम बढ़ गया, आप उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाए जिसको आपने की दे रखा है, फ्यूज दे रखा है, उन्होंने लगा दिया, तो मेजर इंजरी होने के चांसेस है। सो नेवर शेयर दिस थिंग। ऑलवेज यूज रबर मैट अंडर द फीट। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। इफ समवन इज स्टक इन द इलेक्ट्रिकल शॉक डू नॉट टच बाय हैंड। ये तो हमारे कॉमन लाइफ जिंदगी में भी है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हुआ है उसको अपने हाथ से या अपने बॉडी पार्ट से टच करने की कोशिश ना करें। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने हंगामा पिक्चर देखा होगा, राइट? सो इसका ध्यान रखिए। किसी को भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, आपका पहला काम है स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। ओके, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। सेकंड, उसको सेफ एरिया में लेके जाइए, थोड़ा सा उसको हवा लगने दीजिए। फिर अपने ड्यूटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करिए। अगर आप एक्सपीरियंस है किसी भी फर्स्ट एड देने के लिए तो आप मेडिकल फर्स्ट एड दीजिए, अदरवाइज जस्ट लुक एट दैट पर्सन, ट्राई टू बी उनको क्या बोलेंगे, उनको प्रॉपर पोजीशन में रखने की कोशिश कीजिए कि वो कंफर्ट फील कर सके, राइट? शूज वगैरह निकाल दीजिए, सॉक्स वगैरह निकाल दीजिए, पैर रब करिए जब तक कि आपके ड्यूटी इंजीनियर आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। डू नॉट स्टोर हाईली फ्लेमेबल लिक्विड नियर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्योंकि वायर्स भी गर्म होते हैं। अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड उसके आसपास है तो वायर हीट की वजह से वो फायर हजार्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। What are safety precaution take before entering the enclosed spaces? इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बट फिर से बात कर लेते हैं। रिस्क असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट बाय द कॉम्पिटेंट ऑफिसर, जो उसके लिए कॉम्पिटेंट है, जिसके पास सीओसी है चेक करने की अथॉरिटी है, वही चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, परमिसिबल लेवल इज 21%। टेक इनक्लोज स्पेस परमिट एंड कंप्लीट ऑल द चेकलिस्ट पैरामीटर। देखिए, परमिट कुछ है नहीं, परमिट एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में क्या होता है, हाँ, हेलमेट पहन लिया, टिक, ग्लव्स पहन लिया, टिक, बॉयलर सूट पहन लिया, टिक, ईयर मफ लगा लिया, टिक, फायर एक्सटिंग्विशर रख लिया, टिक, एरिया बैरिकेड कर दिया, टिक, टॉक्सिक गैसेस चेक कर लिया, टिक, ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया, टिक, पॉकेट में ऑक्सीमीटर रख लिया, टिक, एक बंदा फायर वॉच पे है, टिक, पॉसिबल लाइट्स विजिबिलिटी है क्लोज स्पेस में कि नहीं, टिक। ये जब आप चेकलिस्ट पूरा कर लेंगे, आप अपने सुपीरियर के पास, कैप्टन चीफ ऑफिसर के पास जाएंगे तो आपको परमिट दे देंगे। आफ्टर खुद से चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिस डिपेंड अपॉन द चीफ ऑफिसर, राइट, और कैप्टन। Before entering that space, make sure area should be proper ventilated, ventilation fan will be on। वहाँ हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई फ्लेमेबल लिक्विड है वहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ या कोई टॉक्सिक गैसेस है, ये चीज़ का पता होना जरूरी है कि वहाँ किस चीज़ से खतरा हो सकता है। बिफोर ओपनिंग इनक्लोज स्पेस चेक इट इज़ प्रेशराइज और नॉट। समटाइम्स क्या होता है, इंटरनल प्रेशर डेवलप होने की वजह से इनक्लोज स्पेसेस जो होते हैं वो प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। तो बिफोर ओपनिंग मेक श्योर कि वो स्पेस प्रेशराइज्ड है या नहीं है। अपने साथ फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, क्योंकि जो टॉक्सिक गैसेस के साथ ही अब कुछ फ्लेमेबल गैसेस भी होते हैं। जैसे ही वो आप इन्वायरमेंट के उसमें आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा और हल्का भी स्पार्क मिला तो फायर हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल अगर 21 के अंदर है, नीचे है, तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट एरिया। ड्यूटी ऑफिसर हैज टू बी इन्फॉर्म बिफोर एंटरिंग द एनक्लोज स्पेस। ड्यूटी ऑफिसर को पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना है कि
आप एंटर करने जा रहे हैं इनक्लोज स्पेस में। वन पर्सन ऑलवेज केप्ट आउटसाइड टू कम्युनिकेट, एक बंदा हमेशा बाहर होना चाहिए ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करता रहे। द रेस्क्यू एंड इक्विपमेंट आर टू बी प्रेजेंट आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस, रेस्क्यू के जितने भी आइटम हैं और रेस्पिरेशन के जितने भी आइटम हैं, ये सारी चीज़ें बाहर आपके कन्फाइंड स्पेस के रेडी होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज नो, आपको फर्स्ट एड दिया जा सके। बिल्ज क्या होता है बेटा? बिल जो होता है, जो इंजन रूम में ऑयल लीकेज हो रहा है, वाटर लीकेज हो रहा है, या फ्लोर की वॉशिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसका उसके थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू, इस कपर के थ्रू कहाँ जा रहा है? बिल्ज टैंक में जा रहा है या बिल्ज होल्डिंग टैंक में जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्ज बोलते हैं। बंकरिंग प्रोसीजर क्या होता है? बंकरिंग प्रोसीजर जब हम अपने शिप के लिए फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल ऑयल लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बंकरिंग प्रोसीजर। प्रोसेस क्या है इसका? पहले तो हमें प्लान्ड विच टैंक विल रिसीव दैट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड लूब ऑयल, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किस टैंक में हमें फ्यूल ऑयल लेना है और किस टैंक में लूब ऑयल लेना है, किस में HFO, किस में डीजल ऑयल, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हर टैंक का साउंडिंग लेना है, लेवल चेक करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। एक ड्रॉप ऑफ ऑयल का रिकॉर्ड आपके पास ऑयल रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए। ऑल डेक स्कपर्स आर क्लोज बाय स्कपर प्लग। अब क्या है, डेक पे जितने भी स्कपर्स हैं, अगर उसको आप क्लोज नहीं करोगे, इन केस ऑफ लीकेज सारा का सारा ऑयल आपका सी में जाएगा, ओवरबोर्ड जाएगा, तो मरीन पोल्यूशन होने के चांसेस है। इसलिए ऑल द स्कपर प्लग शुड बी प्रॉपरली क्लोज्ड। ओवरफ्लैंग टू बी केप्ट एम्प्टी, ओवरफ्लो टैंक टू बी केप्ट एम्प्टी, जो ओवरफ्लो टैंक है वो उसको खाली ही रखेंगे। नो स्मोकिंग साइन शुड बी पोजीशन, सॉरी, नो स्मोकिंग साइन शुड बी पोजीशन, हाँ ठीक है, वहां पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाएंगे क्योंकि हम लोग फ्यूल ले रहे हैं। इन केस ऑफ वी आर डूइंग स्मोकिंग इन एनी काइंड ऑफ spark will be going there, or with contact with the oil it can be major fire, it can be generate major fire, so make sure no smoking board भी हो और उसको follow भी करना है। अपोजिट साइड बंकर मैनिफोल्ड वॉल शुड बी इन अ क्लोज पोजीशन, जो मैनिफोल्ड का वॉल है वो अभी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए अपोजिट साइड का। सोपेप लॉकर शुड बी चेक्ड एंड केप्ट रेडी, सोपेप लॉकर आपको चेक कर लेना है कि उसमें जितने इक्विपमेंट होते हैं वो है कि नहीं है और उसको रेडी रखना है। टेक टैंक शुड बी साउंडेड फ्रिक्वेंटली, बार बार टैंक की साउंडिंग लेते रहना है ताकि आपको पता चले कि कितना लेवल हो चुका है और अगले टैंक के लिए इनलेट वॉल ओपन करना है, कितना ओपन करना है, ये सारी चीजें। और उधर से बंकरिंग साइड से आपका फ्लो क्या आना चाहिए। When the tank has reached about 85% of capacity, wall of another tank may be opened so that the previous tank can be filled up to 90% slowly, thus avoiding any chance of overflow। जब फर्स्ट टैंक आपका 85% पे हो जा रहा है और दूसरा टैंक अगर भरना है और उसका वॉल खुला हुआ है, तो 90% तक हम स्लोली स्लोली उसको फिल करेंगे। ये नहीं कि जो सेम फ्लो चल रहा था उस सेम फ्लो से हम लोग फिल करेंगे, ताकि ओवरफ्लो होने के चांस, जल्दी भर जाएगा तो वो ओवरफ्लो होने के चांस हो सकते हैं। जैसे घर पे भी आपने देखा होगा, टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसको हम लोग वैसे 80% पे ही ओवरफ्लो, अदरवाइज क्या होगा, वो ऊपर जो कैप लगी होती है, कैप से ओवरफ्लो होने लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरल, हम लोग ओरल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, विल कम इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।